हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज का जो वीडियो रहेगा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो भाई। सभी लोग जितने लोग मैसेज कर रहे थे एप्लीकेशन के ऊपर, साथ ही साथ में जो लोग पर्सनल मैसेजेस कर रहे थे, उन सभी के जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें बात करने वाले हैं भाई। आपके जो पेपर हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, साथ ही साथ में जो है इसके लिए कौन कौन से पेपर होंगे, यानी अलग होंगे, साथ में होंगे। मैथ्स और बायो को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन ऑलरेडी दूर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में आपके जो बुक्स वगैरह हैं, कौन कौन सी बुक्स आप इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहेगा, पहले से रहेगा लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। और जो लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड रिलायबल जानकारी समय समय पर दे दी जाती है। तो बात करते हैं, देखिए इस वाले पोर्शन से हम बात करेंगे आपके लिए जो पोस्टें हैं। यहाँ पे आप सभी लोग वैसे जानते हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जो हैं चैनल पे जाके एक और वीडियो देख सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट से आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स जानकारी मिल जाएंगी जो भी पोस्टें हैं। देखिए यहाँ पे जो भी बात करते हैं हम हमेशा लैब असिस्टेंट यानी जो प्रयोगशाला सहायक की बात करते हैं, और साथ ही साथ में एनवायरमेंट सुपरवाइजर की हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी पर्यावरण पर्यवेक्षक। हमेशा इन दो पोस्टों के बारे में बात की जाती है। या फिर बहुतों को डाउट है कि क्या लैब असिस्टेंट का पेपर अलग आएगा, यानी प्रयोगशाला सहायक का पेपर अलग आएगा, और एनवायरमेंट सुपरवाइजर का पेपर अलग आएगा। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए लगभग जो आपके पास जो पोस्ट है ना, वो 434 या 434 के आसपास पोस्ट है। मे बी मैं गलत ना हूँ, तो इतनी लगभग आपके पास पोस्टें हैं, जिनमें से लैब असिस्टेंट की लगभग आपकी 80 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट की 80 पोस्ट हैं, और ऐसे इन्वायरमेंट सुपरवाइजर की अगर मैं लगभग बात करूं तो लगभग यहाँ पे 300 के आसपास आपकी इन्वायरमेंट सुपरवाइजर की पोस्ट हैं। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लैब असिस्टेंट, इन्वायरमेंट सुपरवाइजर यानी प्रयोगशाला सहायक, और साथ ही साथ में आपकी जो पर्यावरण पर्यवेक्षक हैं उनके बारे में बात की जाती है। लैब असिस्टेंट और जो इसके अलावा जो और वैकेंसीज हैं, उसके अलावा और भी वैकेंसीज है जिनके लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन जो ये दो पोस्ट हैं, इनमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th आपको चाहिए, और साथ ही साथ में आप यहाँ पे 18 साल के पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आप इन दो पोस्टों के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ और पोस्टें जो यहाँ पे चाहिए, कुछ आपको बीएससी लेवल की यहाँ पे पोस्टें मिलेंगी, जहाँ पे बीएससी फिजिक्स आपको चाहिए होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ एमएससी लेवल की पोस्टें हैं, एमएससी होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री से। फिर आपकी कुछ ऐसी कुछ पोस्टें हैं, जैसे कुछ एक फोटोग्राफर की कुछ पोस्टें हैं। फिर यहाँ पे जो आपके केमिस्ट, मैं कहूँगा फार्मेसी वाले जो पोस्ट हैं, कुछ यहाँ पे और भी पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के वो लगभग 434 के आसपास पोस्ट हैं, लेकिन और पोस्टें कम है। जैसे एमएससी केमिस्ट्री में यहाँ पे 6 पोस्टें हैं। आपका एक फोटोग्राफर है, फिजिक्स से चाहिए, उसकी वहाँ पे 1 पोस्ट है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ कम पोस्ट हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पोस्ट हैं वो यहाँ पे 380 वाली पोस्ट हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, जितनी भी ये पोस्ट हैं इन सब का जो पेपर रहेगा वो आपका एक ही पेपर होगा, एक पेपर होना है। ये एक पेपर में क्या होगा, आपका 12th लेवल की इसमें आपकी साइंस आएगी, और पेपर इसका एक ही होना है। बाद में पता चलेगा, लगेगी आपकी मेरिट में, और साथ ही साथ में जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन और मेरिट के आप किसी भी पोस्ट में जा सकते हैं। किसी भी पोस्ट में जाने का मतलब ये नहीं है कि लेट सपोज आपका देखिए लगभग 100 मार्क्स का इसका पेपर होना है। इस 100 मार्क्स में से किसी के लेट सपोज 90 मार्क्स आते हैं, और वो सोचने लगे कि चलो मैं ये वाले इस पे चले जाता हूँ, असिस्टेंट साइंटिस्ट हम बन जाते हैं, चलिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई। जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप किसी चीज़ में जा सकते हैं। जैसे एक सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, हो सकता है यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री वाले एस्पिरेंट हो, तो यहाँ पे माना बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एमएससी होगी, केमिस्ट्री से किए होंगे, और उन लोगों में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेट सपोज 70 हैं। तो भाई ये वाले लोग जो हैं इसमें चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है लास्ट में मेरिट लगने वाला है। तो ऐसे मत सोचिए इसका अलग अलग पेपर होगा, पेपर सबका सेम होना है, लेकिन जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसके बिहाफ और उसके क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे आप बाद में पोस्ट चूज कर सकते हैं। लगभग यहाँ पे बात करूँ मैं लैब असिस्टेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपकी लगभग 30,000 के आसपास में आपकी सैलरी बनेगी। लैब असिस्टेंट सभी जानते हैं भाई, प्रयोगशाला सहायक किसी कॉलेजेस में चले जाओगे तो वहाँ पे जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, परफॉर्म करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स से, उसके सहायक, ठीक है। तो ये आप रहोगे। एनवायरमेंट सुपरवाइजर की जो पोस्टें भाई नगर पालिका, नगर पंचायत, जहाँ पे आपका जो भी चीज़ें चलती हैं वहाँ पे आपका जो है एनवायरमेंट सुपरवाइजर, मतलब आप पर्यावरण मित्र जो होते हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आपको सुपरविजन करना है, आपको बताना है क्या करना है क्या नहीं करना, और सब कुछ वो मेंटेन करने का काम आप करेंगे। और लगभग इसकी जो सैलरी बनेगी वो आपका 25,000 के आसपास इसकी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बाकी देखिए जो और बड़ी पोस्ट हैं, जैसे ये बीएससी फिजिक्स वाले, लगभग इनकी 33 के आसपास यहाँ पे सैलरी बनेगी। और जो एमएससी जो असिस्टेंट साइंटिस्ट वाली पोस्ट हैं, इनमें आपका ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा, 40,000 के आसपास यहाँ पे आप इनकी सैलरी जो है मान के चल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो आपको क्लियर होगी भाई, 12th लेवल साइंस के इसमें आएगा, साथ ही साथ में जो आपकी इसमें
पेपर होना है वो एक ही पेपर होना है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग। आप किसी भी पोस्ट, किसी भी मीन्स उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो क्लियर सभी को होगी। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। मैंने सैलरी आपको बढ़ा दी है, सैलरी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि सैलरी को देखिए आप लोग सभी लोग मेहनत करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब है भाई, गवर्नमेंट जॉब आप किसी को कहीं नहीं मिलती है, तो इसके लिए मेहनत कीजिए। मिलने वालों को मिल भी रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो आपने सोचा है वो करना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं कि दिमाग में ही सोचा है और वो सोचते सोचते कब 5 महीने निकल गए वो आपको भी पता नहीं चलेगा, और बाद में यही होगा थोड़ा सा मैं पढ़ लेता तो ये एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाता। आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए साइंस यहाँ पे इनफ नहीं होने वाली है, साइंस ही साइंस यहाँ पे काम नहीं चलेगा। देखिए जो आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं भाई, 9th 10th आपको साइंस पढ़नी है, जनरल साइंस हम जिसे कहते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ आ जाता है। सेकेंडरी यहाँ पे 11th और 12th, इन दो से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो भाई यहाँ पे आपको एक फिजिक्स पढ़ना है, एक केमिस्ट्री पढ़ना है, एक बायोलॉजी पढ़ना है, और साथ ही साथ में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपके पास चॉइस है, या तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं या बायोलॉजी ले सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, जिन्होंने 12th मैथ्स से किया है तो वो मैथ्स ही लेगा, मैथ्स वाला बायोलॉजी भी ले सकता है, बायोलॉजी वाला मैथ्स भी ले सकता है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर आपका जिसमें हैंड अच्छा है, इट मीन्स जहाँ पे आप कंफर्ट फील करते हैं। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। क्लियर? चलिए इतनी बात सभी को क्लियर होगी भाई, लेकिन भाई ये सारी चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट भी पढ़नी पड़ेगी, आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर भी पढ़नी पड़ेगी। बेसिक एग्रीकल्चर यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग जो हैं, देखो समय है सभी के पास, 5 महीने का समय है लगभग, जो आयोग ने कहा है कि दिसंबर में इसका डेट हो जाएगी। अब ये मत सोच के चलना ओह कि भाई आयोग तो पेपर ही नहीं करवाता टाइम पे, ऐसा सोच के मत चलना। दिसंबर है तो दिसंबर ही मान के चलो। दिसंबर क्यों, मैं तो कहता हूँ कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आप अक्टूबर में या नवंबर में एटलीस्ट आप सारा का सारा चीज़ें जो है वो कर डालिए, अपना जो है सब्जेक्ट वगैरह कंप्लीट कर डालिए, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास 1 से 2 महीने का समय आपके पास रिवीजन के लिए होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो इनको इसलिए आपको इन्वायरमेंट को भी फोकस करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को फोकस करना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको कुछ यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी भी आएगा ऐसे ही, प्रधानमंत्री जी ने किसान कल्याण योजना कब शुरुआत की, या ये जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, इस समय भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन छोड़ना है उन्हें भाई, नहीं करना है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हो जाएंगे, नहीं पढ़ते हो तो नहीं होंगे, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे आपको 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए पूरे नंबर नहीं लाने होते हैं, उतने लाओ जिसमें आपका सिलेक्शन हो पाए। क्लियर? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी आपको जो जो पढ़नी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपके इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, यानी कहाँ कहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, और साथ साथ में आपके लिए कौन कौन से इसमें बुक्स होने वाले हैं। अच्छा, फॉरेस्टर वाले लोग तो सभी लोग बड़े, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फॉरेस्टर का पेपर जरूर दिया होगा, वन दरोगा वाला पेपर। बहुत सारे लोग शॉक्ड भी होंगे, जो आयोग ने शॉक दिया है ना, सभी लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ के क्या फ़ायदा। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैसेज कर रहे थे, सर पढ़ के क्या फ़ायदा। भाई पढ़ के क्या फ़ायदा, तो क्या पढ़ोगे, क्या करोगे, यही रोना लगे रहोगे कि आयोग पेपर आउट ऑफ सिलेबस देता तो अब हम पढ़ेंगे ही नहीं। देखो पेपर जो आपका फॉरेस्टर का पेपर है ना, 100 मार्क्स का पेपर था, 50 मार्क्स का लगभग भाई आपका एनसीईआरटी के अंदर से ही आया था, 50 मार्क्स का। और जो आपकी कट ऑफ बनेगी ना, वो यही ना मार्क्स लेके आएंगे जिन्होंने ये एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो की होगी, वही लोग इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे। हो सकता है, मानते हैं कि अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने 90 क्वेश्चन किए हैं, 95 किए हैं, 85 किए हैं, और बहुत सारे सही किए हैं। सारे किसको पता होता है मैं 90 क्वेश्चन करके आऊँ या मैं 90 क्वेश्चन करके आई हूँ, और आप ये कहने लोगों कि मैं बिल्कुल 90 क्वेश्चन करके आया हूँ या करके आई हूँ और सही करके आया हूँ, तो भाई मैं बता दूँ आपको, आप गलत फहमी में हो। अब हो सकता है भाई आप अगर सही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही होगा, क्योंकि अगर आप बाहर आते हो तो आपको वैसे भी आपको याद नहीं रहेंगे कि कब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप करके आए हो, आपको पता ही नहीं होगा। 90 क्वेश्चन किसको याद रहते हैं, 90 क्वेश्चन हार्डली आपको कुछ क्वेश्चन याद रहते हैं, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ज़्यादा किसी को याद रहेंगे जो आप सही करके आए हो। वो भी आपको अभी ये लग रहा होगा कि मैं सही करके आया हूँ, मुझे 50 क्वेश्चन आते हैं यार, मैं तो 50 क्वेश्चन सही करके आया हूँ। लेकिन जब आंसर की आएगी ना, इस आंसर की में जब आप मैच करेंगे तो देखना वहाँ पे मार्क्स भी कम होते हैं, क्योंकि अभी तो आपको ये लग रहा है क्योंकि सबको आंसर पता नहीं है ना कि मैंने जो करके आया हूँ वो सही करके आया हूँ गलत करके आया हूँ। लेकिन जब एक्चुअल आंसर की आएगी तो फिर उसमें देखना मार्क्स कम होते हैं। मतलब ये चांसेस बहुत कम चांसेस है कि आप सोचने लगो कि मैंने जो करके आया हूँ वो बिल्कुल सही करके आया हूँ।
तो जो इसकी कट ऑफ जाएगी वो कम ही जाएगी। और ऐसे मत सोचना कि सबके लिए तो एक था, कौन सा किसी के लिए अलग हो गया था। तो पेपर टफ था तो सबके लिए इजी था, तो सबके लिए था मॉडरेट टू हार्ड लेवल का वो पेपर था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 70% जो पढ़ के गया होता 70 क्वेश्चन तो एटलीस्ट वो अच्छे से करके आ सकता था। ठीक है, ये मैं आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि इस बार भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर आएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। भाई देखिए, आपका भविष्य है, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट ये मत सोचिए कि मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर कुछ भी पेपर अलग आएगा तो वो सबके लिए आएगा। आप ही अलग नहीं होंगे जिनके लिए पेपर वो अलग आने वाला है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, जो जो सिलेबस में दिया है वो सब पढ़िए, ठीक है। और साथ ही साथ में अपना प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, इजीली ये पेपर निकल जाएगा। ऐसे मत सोचिए फॉरेस्टर का जैसा होगा। फॉरेस्टर का जैसा होगा तो क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, जितने लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो की होगी पेपर भी उन्हीं का निकलेगा। साथ ही साथ में ये है कि थोड़ी बहुत अगर किसी को इन्वायरमेंट की ठीक ठाक नॉलेज है, 70 तक अगर आप पहुंच रहे हो तो आपका सिलेक्शन उस पेपर में हो जाना चाहिए। तो ये था फॉरेस्टर के लिए जिनका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या करें क्या ना करें। तो भाई पेपर है, पढ़ना तो पड़ेगा, आप लोगों के हाथ में कुछ और नहीं है, तो इसलिए पढ़िए। अब बात करते हैं यहाँ पे जनरल साइंस की। देखिए भाई, जनरल साइंस आपका जो है 9-10 लेवल का है। वन दरोगा वाले जिन्होंने जो तैयारी की होगी, देखिए आपका यहाँ पे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप ऑलरेडी उन लोगों से काफ़ी 1 या 2 कदम मैं कहूँगा आगे ही चल रहे हो, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को समझने में भी काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पे इसके लिए जो सबसे परफेक्ट बुक रहेगी जनरल साइंस के लिए, इसके लिए आप तो एक लूसेंट तो आपको सबको कंपलसरी पढ़नी ही पढ़नी है, लूसेंट पढ़िए। साथ ही साथ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सार संग्रह एक बुक आती है, इसमें भी आपके अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आप ये 2 बुक्स जरूर पढ़ लेना, जनरल साइंस आपकी यहाँ से कवर अप हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे जनरल साइंस के लिए तो आपको ये वाली बुकें पढ़नी ही पढ़नी है। सेकेंडरी बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें आपके पास कुछ 11th का और कुछ 12th का है। ठीक है, बायो तो सबको भाई कंप्लीट करनी ही करनी है। आपको बायोलॉजी 11-12 जितनी भी चीज़ें लिखी हुई ना बायोलॉजी के अंदर वो सारी पढ़ डालिए। एनिमल हस्बेंड्री से लेकर एग्रीकल्चर वगैरह सारी चीज़ें निकलेंगी उससे। तो यहाँ पे बायोलॉजी जो चूज कर रहे हैं, साथ ही साथ में बताता हूँ मैं आपको कि मैथ्स वगैरह वाले क्या करना है। तो यहाँ पे बायोलॉजी जितने हैं उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर डालिए। सेकेंडरी हम बात करेंगे, देखिए पीसीबी के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए कोई एक सेट बुक नहीं मिलती है, पर मैं आपको फिर भी कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ आती है, जैसे प्रदीप्स वगैरह की बुक आती है जो बच्चे पढ़ना प्रेफर करते हैं, या फिर एस चांद की बुक आती है जो बच्चे पढ़ना प्रेफर करते हैं, या फिर एडवाइज़र नाम की कुछ बुक्स आती हैं जिन्हें बच्चे पढ़ना प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं आपको कभी इनको प्रेफर नहीं करूँगा इन बुक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई आप IIT JEE वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ये उन लोगों के लिए अच्छी बुक्स हैं जिनको बहुत डीप में पढ़ना है, या फिर जिनको पढ़ाना है, और ये उन लोगों के लिए अच्छी है। आपको भाई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगती है इनके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, आपके पास एक परीक्षावाणी आती है, एक परीक्षावाणी आती है। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे जो इससे भी मुझे बेस्ट बुक लगती है वो आती है एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया जनरल साइंस, एनसाइक्लोपीडिया जनरल साइंस NCERT की कंप्लीट वो NCERT बेस होती है, जो 12th बेस तक होती है। 11-12 यानी 9 से लेकर और 12 तक इसमें कवर होता है। तो ये मेरे को सबसे अच्छी बुक लगती है, सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है NCERT एनसाइक्लोपीडिया। तो आप बजाय इसके कि 50 बुकें पढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप केवल एक बुक पढ़ो, एक बुक पढ़ो और इसका बहुत अच्छे से रिपीटेशन करोगे। क्या करोगे, घर में उनको लेके आओगे। अब जमाना गया जब बच्चे बड़ी क्लास में जाते थे ना, तो मोटी बुकें हाथ में रखते थे, तब बच्चों को लगता अरे मैं तो बड़ी क्लास में चला गया। बच्चे दिखाया करते थे कि मैंने नई क्लास में चला गया और मैं इतनी बड़ी बुक, इतनी मोटी बुक पढ़ रहा हूँ। अब वो ज़माना गया, ठीक है। सभी लोग 11-12 पास करके आ चुके हैं, तो आप ऐसी गलती मत करो कि आप दोबारा प्रदीप, एस चांद और एडवाइज़र वगैरह घर में ला के बैठ जाओ। 3000 रुपये की तो आपकी यही किताबें आ जाएंगी, फिर पढ़ोगे क्या। घर में सजाने को थोड़ी बुक रखनी है भाई, एक बुक पढ़ो और उसे अच्छे से पढ़ो। तो आप लोग जो है ये परीक्षावाणी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। NCERT बेस रहेगा, इसमें लगभग आपको 2000 के आसपास MCQs वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आपको मुझे लगता है जहाँ तक आपके लिए अच्छी बुक होगी। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं सारा सिलेबस कवर नहीं मिलेगा, लगभग 65 से लेकर 70% सिलेबस ही आपका इसकी बुक के अंदर कवर होता है। क्लियर। लेकिन फिर भी आप जो क्या कर सकते हैं, देखो बायोलॉजी को तो बहुत अच्छे से इसमें बहुत डिटेलिंग में दिया गया है, तो बायोलॉजी वाले तो जरूर इस बुक को जरूर पढ़ें। यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाई हुई है। आपको मतलब नोट्स बनाने की भी उसके बाद जरूरत नहीं है, आप इतना कर लोगे।
तो आप इस बुक को जरूर ले लो, या परीक्षा वाणी देख लो, या तो कभी मार्केट वार्केट चले जाओ, जिसके आसपास जो भी मार्केट पड़ता है वहाँ पे जाइए, परीक्षा पूछ लीजिए, देख लीजिए क्या है उसमें सिलेबस क्या है, और या फिर इंसाइक्लोपीडिया वगैरह इसे देख लीजिए कहीं ना कहीं पे। तो आप जो है इन दोनों बुकों को प्रेफर कर सकते हैं। परीक्षा वाणी केवल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलेगा, इसमें आपको बायोलॉजी का अलग लेना पड़ेगा। लेकिन जो ये वाली बुक है, ये इंसाइक्लोपीडिया एनसीईआरटी डायरेक्टली डालना है, अमेजॉन कहीं भी डाल देना, इंसाइक्लोपीडिया एनसीईआरटी लिखा हुआ होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है उसमें सारा मिलेगा कि उसमें एमसीक्यूज वगैरह के हैं, उसमें अच्छे रिव्यूज़ भी उसके हैं। खुद मैंने ये बुक पढ़ी है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा इसमें। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सारा सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होता है, क्लियर, लेकिन फिर भी सारा सिलेबस नहीं है तो एटलीस्ट 65 से लेकर 70% एटलीस्ट ये सिलेबस तो कंप्लीट कीजिए पहले। बायोलॉजी के लिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो बायो वाले हैं उनका यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा, इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो आपके एनडीए हो गया, आपका एक्स मैन, वाई मैन, साथ ही साथ में आपको सीडीएस लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो इस बुक के अंदर कवर अप हो जाती हैं। और आपको इस बार आईआईटी जेईई लेवल का नहीं पढ़ना है, साइंटिस्ट नहीं बन रहे हो, इंजीनियर नहीं बन रहे हो, भाई क्या बनना है, प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, और हाँ जो असिस्टेंट साइंटिस्ट वाले हैं भाई उन्हें तो अगर आपको देखो अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको तो बड़ी बुकें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग जो हैं मार्क्स, ऑब्वियस ही बात है ना, जिसके ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आएंगे तो उन्हें बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। और इनके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एकेडमिक बुक पढ़िए, यानी 11th और 12th जो एनसीईआरटी है ना उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए, यानी 9th-10th वाले एनसीईआरटी भी फॉलो अच्छे से कीजिए। क्योंकि अगर आपको ये सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है ना, एकेडमिक नॉलेज आपकी अच्छी है ना, तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है, ये कोई जीएस का पेपर नहीं है जहाँ पे एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर हो। भाई एक क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, बस आपको उसकी डेप्थ में उस टॉपिक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर डेप्थ में अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वेश्चन हिला लोगे, डेप्थ में नहीं है नॉलेज तो क्वेश्चन तो हिल ही जाएगा, ऑप्शन पे टिक ही तो मारना है, क्लियर। लेकिन फिर जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन को सही होने की वो प्रोबेबिलिटी नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे आपको ये काम करना है। तो देखिए मैंने आपको बुक के बारे में बताया, भैया आप चाहो तो एडवाइज़र वगैरह ले सकते हैं, जिन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है वो ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जिन्हें लगता है कि टाइम नहीं है, तो ये वाली बुक ले लो, इंसाइक्लोपीडिया वाली ले लो या तो परीक्षा वाणी ले लो। ये दोनों बुक जो है बहुत अच्छी हैं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। अगेन मैंने आपको क्या बताया, ये जो पेपर होना है भाई, ये पेपर होना है ऑनलाइन, इसमें बहुत सारी शिफ्ट में पेपर बनेगा, तो आसान पेपर नहीं बनेगा। एनवायरनमेंट देखिए, एनवायरनमेंट आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। फॉरेस्ट्री के लिए पर्टिकुलर मैं बात करूँ तो एक शंकर आईएएस अकेडमी की एक बुक आती है, शंकर आईएएस अकेडमी। इस बुक के अंदर क्या होता है, आपका ये पूरी आईएएस लेवल की जो क्वेश्चंस पेपर हैं या फिर उनके लिए ये बनी हुई है। लेकिन ये आपको केवल इंग्लिश मीडियम की मिलेगी, हिंदी मीडियम की नहीं मिलेगी। बहुत वास्ट बुक है। अभी इतना भी नहीं जाना है आपको इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊं फॉरेस्ट वाला जो पेपर था सारा का सारा इसी बुक के अंदर से पूछा गया था। सारी की सारी चीज़ें, नेशनल पार्क हो या आपके जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, कितना पढ़ते, इन्वायरमेंट में पढ़ते तो कितना पढ़ते, है ना। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई जिसको पढ़ना है उसने तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोग चाहो तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर बहुत बेसिक है, एग्रीकल्चर का आपका इस इंसाइक्लोपीडिया वाली बुक से ही एग्रीकल्चर की चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। बाकी थोड़ी बहुत यह है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने पड़ेंगे। तो ये थी बात आपकी बुक्स के बारे में। हाँ, अब देखो जैसे प्रैक्टिस करनी, तो मैंने प्रैक्टिस क्या बताया आपको कि आपको सीडीएस वगैरह हो गया, एनडीए वगैरह के जो कुछ पेपर्स होते हैं, या फिर ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की भी जो आपके रिक्रूटमेंट होते हैं, उस लेवल के आपको जो है पेपर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि ये सारे के सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये 12th बेस पे चलती हैं। 12th बेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यही उनका जो है लेवल होता है, क्लियर। तो इतनी चीज़ें तो शायद सबको समझ में आ गई होगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या करना है। बाकी देखिए ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप उन लेक्चर्स को देखिए जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है। देखिए एक जगह बैठ जाइए, एक जगह बैठने का मतलब मेरा ये है, अगर आप कहीं पे भी हैं, यानी अगर आप कोई यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, या फिर कोई आप किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, या फिर आपका कोई भी मेंटर हो सकते हैं, कोई भी टीचर हो सकते हैं, उन्हीं टीचर के साथ बने रहिए। ऐसे नहीं कि एक चले गए किसी चैनल पे, उसके बाद फिर किसी दूसरे चैनल पे, तीसरे दिन किसी तीसरे चैनल पे, रात को 1 घंटे के लिए बैठे, चलो यार ठीक है, इधर देखा थोड़ा, उधर देखा थोड़ा, फिर हो गया पूरा 1 घंटे 2 घंटे बर्बाद। फिर दूसरे दिन आओगे, फिर ऐसे ढूंढते रहोगे यूट्यूब चैनलों को, फिर हो गया बर्बाद। फिर सोचोगे यार चलो यार पेपर तो अभी बहुत दूर है, कर लेंगे। तो ऐसे से ही जो ये 5 महीने हैं ना, ये कहीं का पता नहीं चलेगा 5 महीने कहाँ चले गए। इसलिए जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिन टीचरों के साथ जुड़े हुए हैं, उन पे भरोसा रखिए, उनके अकॉर्डिंग चलिए, फिर किसी औरों की बात मत सुनिए, और उनके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। जो वो बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की बातें, ठीक है, बस उन पर भरोसा करके तैयारी कीजिए, तभी जो है आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, कभी नीचे, कभी ऊपर, और बीच में फिर फंस के रह जाओगे।
इसलिए इधर उधर मत भागिए। जो आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके मेंटर हैं, उन पे भरोसा रखिए और वो आपको गलत क्यों रास्ता दिखाएंगे यार। ठीक है, तो भरोसा रखिए और जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के अनुसार चलते रहिए, तभी आप जो है कुछ कर पाओगे। प्रैक्टिस जिसको करनी है, प्रैक्टिस पेपर के लिए मैंने बताया आपको ये 2-3 किताबें हैं। ये 2-3 किताबें मतलब इस टाइप के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक स्पीडी साइंस करके एक एप्लीकेशन है, स्पीडी साइंस एप्लीकेशन, आप इससे भी कर सकते हैं। बाकी जिन्हें बिल्कुल शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट्स, वो क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन है एरर फ्री फिजिक्स, एरर फ्री केमिस्ट्री, ये 2 ऐप डाउनलोड कर लेना। इसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स मीन्स आप लोग यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा IIT JEE लेवल के होते हैं। आपको IIT JEE लेवल के मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, यानी आपके लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत टिपिकल टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आपके काम के ना ये दोनों ऐप बहुत काम किए हैं। देखो यार, पढ़ने को ना एक ही जगह से भी पढ़ो या 2-3 जगह से पढ़ो, लेकिन मैंने आपको क्या प्रेफर किया है, देखो एक तो ये एनसाइक्लोपीडिया NCERT अच्छे से कर लो, जिसको थोड़ा और डीप जाना है एडवाइजर पढ़ लो, 2 किताबें। बाकी जो प्रैक्टिस पेपर करने हैं आपको CDS, NDA, एक्समैन, वाईमैन, इनके प्रैक्टिस पेपर आपको करने हैं। बाकी जिसको नोट्स बनाने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स चाहिए तो ये आपके लिए 2 एप्लीकेशन, इन्हें भी चेक कर लेना। इनके अलावा बाहर मत जाना। बाकी जो कुछ टॉपिक छूटेंगे पर्टिकुलर इंटरनेट पे डालो, या जहाँ पे आप जिन टीचरों से पढ़ रहे हैं उन टीचरों से पूछिए और बस अपना जो है पेपर करिए। ठीक है, बाकी इसमें बाद में जो होती है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब एक बार आप चीज़ें पढ़ लेते हो उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको जो है प्रैक्टिस पेपर से ही चीज़ें समझ में आने वाली हैं, उससे पहले समझ में नहीं आएंगी। चलिए अब थोड़ी थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी शायद, अब काम की चीज़ें जिनकी हो गई होंगी। हाँ, मैथमेटिक्स का ही छूट गया है। देखो मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, मैथमेटिक्स में आपके पास 11th और 12th की कुछ चीज़ें हैं। देखिए जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है। देखिए इस मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर 11th और कुछ 12th का है, कुछ थोड़ी बहुत स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है वो आपको 10th क्लास का भी मिल जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बहुत आसान, देखो मैट्रिक्स बहुत आसान है, प्रमोटेशन कम्यूटेशन, क्रमचार संचय जिसे बोला जाता है बहुत आसान है, मेजरमेंट सेंट्रल, ओके, देखिए प्रोबेबिलिटी ये आपको 11th क्लास में मिल जाएगी, ये भी बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है, 11th क्लास में ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। जहाँ पे आपको फोकस करना है, फोकस क्या करना है, देखिए डिफरेंशियल लिमिट्स वगैरह इन दोनों पे, ये वाले इसमें क्यों है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स आती है, ठीक है, RS अग्रवाल मैथमेटिक्स 11th-12th जो एकेडमिक मैथमेटिक्स है ना, बस इसको पढ़ डालिए। अच्छा, इसमें आपको बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे सिंगल लाइन के। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैं भी आपको यहाँ पे करवाऊंगा वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी। अगर आप जो है 11th-12th की हर एक चीज़ को, इसमें जो चीज़ें लिखी ना, जैसे लेट सपोज मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ कितनी मैट्रिक्स की होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, इन सभी को A इनवर्स कैसे निकालना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करनी, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, ये आपको आने चाहिए। परमुटेशन और कम्यूटेशन में वही हिसाब किताब है, इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, बहुत टिपिकल क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाले हैं। फैक्टोरियल, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत बार, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 1-1 नंबर का। और देखिए मैथमेटिक्स वालों, आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है भाई, लेकिन साइमल्टेनियसली मैं बता दूं, यहाँ पे आपको बायो भी नहीं छोड़नी है। कहीं सोचने लगो कि यार बायो में छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो बायो है, आप तो सोचोगे 9-10 की बायो होगी, लेकिन नहीं, इसमें आपके पास 11-12 की बायो आ जाएगी। तो आपके लिए बहुत मेहनत आपको ज़्यादा करनी है, क्योंकि मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा 11-12 मत पढ़ो, ठीक है। तो आपको बायो पे भी अच्छा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो चांसेस आपके ज़्यादा हैं इस पेपर में क्वालिफाई करने के, क्योंकि मैथ्स के तो 100% है ना। अगर यहाँ पे लगभग 25 क्वेश्चन भी अगर मैथ्स के आते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 25 के 25 इजीली स्कोर कर सकते हैं, और ये स्कोर जो है बहुत बूस्ट कर सकता है। बाकी बायो को तो देखिए इतना एक्यूरेसी बहुत कम लोगों की होती है कि जहाँ पे आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं सही करके आ रहे हैं, क्लियर। लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत एक्यूरेसी और समय भी आपका कम लगेगा। हार्डली कितना टाइम लगेगा, देखिए 2 से 3 दिन में मैट्रिक्स खत्म, 2 से 3 दिन में जिन्होंने पहले से, जिनको मैथमेटिक्स अच्छी से आती है, हार्डली जो ये मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है 10 से 15 दिन के अंदर ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स का। लेकिन बायो का सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो बायो बहुत वास्ट है अपने आप में, और रटने को भी फिर बहुत कुछ है उसमें। इसलिए जो मैथमेटिक्स वाले हैं भाई, वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, अपने नोट्स वगैरह बनाने स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना उन्हें करना स्टार्ट कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया NDA लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है, या ग्रुप X और ग्रुप Y की जो मैथमेटिक्स होती है, उसी लेवल के आपके पास क्वेश्चन इस पेपर में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती, क्या बोलोगे सर गारंटी दो, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती है, लेकिन फिर भी एक प्रेडिक्शन होती है भाई। बाकी वैसे आप लोग सभी लोग समझदार हैं, बच्चा तो कोई नहीं है, समझदार हो, पता है आपको कौन सी चीज़ें आती हैं कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी एक
हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है कि मैं भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैथमेटिक्स के लिए आप RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। बाकी की आपको क्या करना है, इन वाले जो क्वेश्चंस पेपर हैं, जो इन क्वेश्चंस यानी इन एग्जाम्स में आते हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप लगाओगे तो फिर आपकी जो है कहानी यहाँ से बन जाएगी। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी होप्स हो कि आपको मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़ी बहुत समझ में आया होगा। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके लिए भी फिर आप लोगों के लिए जो है उसके लिए वीडियोस बना दी जाएगी। बाकी देखिए यहाँ पे जो केमिस्ट्री का पोर्शन है भाई, केमिस्ट्री का 11th और 12th का पोर्शन है। केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ इस समय, सारा 11th 12th का पोर्शन है। आपको क्या करना है, टॉपिक उठाना है और टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स में देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट 11th क्लास में आप सबसे पहले पढ़ते हो। क्या पढ़ना है इसमें जो जो टॉपिक्स गिवन है ना, बस उस टॉपिक्स को फोकस कीजिए। जैसे फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी भाई प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का क्या योगदान होता है। यूनिट्स मैनेजमेंट, मापन की आवश्यकता क्या होती है। सिस्टम यूनिट, मानक मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों की जो पद्धतियाँ हैं, SI यूनिट। फंडामेंटल, मूल मात्रक राशियाँ क्या होती हैं। डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न जो राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। साथ ही साथ में मापन और शुद्धता क्या होती है। एरर इन मेजरमेंट, ये सारी प्रिजन ऑफ मेजरमेंट, इन्हीं को बोला जाता है मापन में शुद्धता और त्रुटियाँ। डायमेंशन, जिसमें आप MLT-2 इस टाइप वगैरह करते हो, सारी की सारी चीज़ें जिसे हम बोलते हैं विमीय सूत्र। देखो ये सारी की सारी चीज़ें आपको 11th में मिल जाएंगी। फिर ये काइनेमेटिक्स, मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारा आपका 11th का पोर्शन है, जहाँ पे आप पढ़ते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र क्या होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति क्या होती है। पोजीशन, स्थिति क्या होती है। चाल, वेग, त्वरण, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, एक समान और असमान गति। स्केलर यानी सदिश, अदिश, क्वांटिटीज। यूनिट वेक्टर मीन्स आपका जो मैं कहूँगा मात्रक सदिश बोलो इसे, यूनिट वेक्टर को। और देखिए यहाँ पे जैसे स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट पूछा है, देखो अब यहाँ पे आप एडिशन भी पढ़ते हो, आप सब्ट्रैक्शन भी पढ़ते हो, लेकिन ये नहीं पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है यहाँ पे, प्रोडक्ट पढ़ना है। अब देखो पढ़ने को तो हो सकता है एडिशन से भी आ जाए, क्योंकि वेक्टर से लगता क्वेश्चन है तो एडिशन भी से आ जाएगा। तो आपको ऐसा मत सोचना कि प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट पढ़ूँ, एडिशन भी पढ़ लेना, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपसे बाद में भी करता रहूँगा, लेकिन बस मैं भी एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। मोशन इन प्लेन, अब देखो मोशन इन प्लेन में क्या है कि भाई जो आपकी गति बल की जो संकल्पना है, या समतल में गति आप जिसे कहते हैं, आपको टॉपिक उठाना है, इसको पढ़ना है। फोकस किस पे करना है, एक तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ो कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। लेट सपोज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर मास के बारे में आप पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर मास मतलब द्रव्यमान केंद्र जिसे हम बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट क्या है। या आपका बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ कपल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, या एंगुलर मोमेंटम, जैसे आपका ये कोणीय संवेग हो जाता है, इनके बारे में पढ़ो। इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ो, इनका फॉर्मूला पढ़ो, इसको पढ़ो। ये आपकी सदिश राशि यानी वेक्टर है, या फिर आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको मैं कहूँगा लाइक आपको मैथमेटिकल वाले जो पोर्शन है उस पर कम ध्यान देना है, यानी न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है ना उस पर ध्यान मत दो। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आपको थ्योरी वाले सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे लेट सपोज मैं बात करूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आपने क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे आप। यहाँ पे पढ़ेंगे भाई कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। तो कूलाम्स लॉ में क्या पढ़ना है आपको, एक तो फॉर्मूला पढ़ना है। कूलाम्स लॉ किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ लेना इसकी। साथ साथ में इसका आपको क्या पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ लेना, इसका फॉर्मूला क्या है, और फिर इस फॉर्मूले में वेक्टर है या स्केलर है, और इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, ऐसे से आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इसकी फिर प्रॉपर्टी पढ़ो इसकी। इन्हीं बेस पे आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा थ्योरी वाला क्वेश्चन ही आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल डाल दिया, बहुत कम होगा ऐसा न्यूमेरिकल डाला जाएगा। और जो आएगा भी वो सिंपल फॉर्मूला बेस होगा, जैसे आपने कूलम लॉ पढ़ा होगा, Q1 Q2 बाई R², ठीक है, F इक्वल्स टू इस टाइप से। ठीक, अभी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है। अगेन सिलेबस बहुत वास्ट है भाई, इसके लिए ऐसा मत सोचना कि सिलेबस ईजिली हो जाएगा। बायोलॉजी की बात करूँ तो भाई बायोलॉजी पूरा आपका 11th और 12th है, बायोलॉजी पूरा पढ़ लेना 11th 12th। एनिमल हस्बेंड्री तक भी पढ़ लेना। इन्वायरमेंट भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आप देख के जा सकते हैं। जिनकी बायो है वो तो बहुत अच्छे से फोकस करें एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन जो मैथ्स वाले हैं उनको भी थोड़ा बहुत आप मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर का थोड़ा ऊपर वाली चीज़ें देख सकते हैं। तो ये था भाई टोटल सारी चीज़ों के बारे में। इन्वायरमेंट में देखिए अब ये सारा डैम्स वगैरह सारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे मानसून वगैरह भी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और आपकी जो लेयर्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर हैं। देखो इन्वायरमेंट में अंदर तो सारे पॉल्यूशन है वो सारा इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं वो सारा इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो मैंडेटरी है, पढ़नी है आपको। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपसे मैंने बताई हैं। होप्स हो कि आपको यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अब एक बात है जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं,
वो ये बात है कि सर इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए इसका क्लासेस का थोड़ा सा समय का अभाव है। साथ ही साथ में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो ये पेपर है इसके लिए कम से कम 4 फैकल्टीज़ चाहिए पढ़ाने के लिए। 4 फैकल्टीज़, अब काम चलाओ फैकल्टीज़ नहीं चाहिए, ऐसी फैकल्टीज़ चाहिए भाई जो आप लोगों को सिलेक्शन दिला सके। मैं केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। चलिए मैं लेट सपोज मैंने आपको फिजिक्स पढ़ा दी या मैथ्स में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको फिर भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जिसमें ज़्यादा परफेक्शन होती है उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ेगा। उन टीचरों को लाने के लिए उन्हें बहुत अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ती है। इस समय जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, जो लोग पूछते हैं वो काफ़ी कम है, और जब कम है तो जो फ़ीस होगी वो फ़ीस आपकी बहुत ज़्यादा होगी, और मैं नहीं चाहता हूँ आप इतनी फ़ीस पे करो। क्लियर? अगर मास में अगर स्टूडेंट हैं, अगर मास में आप लोग होते हो तो मास में तो फिर यह है कि फ़ीस आपकी जो है कम हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होंगे, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट कम होंगे तैयारी करने वाले, तो फ़ीस आपकी बढ़ेगी, तो लोड आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा लोड आप लोगों के ऊपर पड़े। तो आप लोग जो हैं जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको इसी चैनल पे यानी उत्तराखंड तैयारी विद सक्षम पे आपको सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा आपको एटलीस्ट एक आध सब्जेक्ट जो है आपको कवर अप करवाने की। क्योंकि देखिए क्वालिटी तभी आ पाएगा जब इसके अलग अलग टीचर्स होंगे, एक टीचर से सारी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको चैनल के ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें करवा दूंगा। बाकी देखिए मेहनत आपको खुद ही करनी है, मेहनत आपको खुद करनी है। ये मत सोचना फॉरेस्टर वाले पेपर की जैसा हो जाएगा। भाई फॉरेस्टर का पेपर जैसा भी हुआ उसमें भी केवल आपका 1.5% लोगों का ही उसमें सिलेक्शन होना है, जो सच्चाई है। इससे अच्छा ये है इस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कीजिए, अदरवाइज़ आप लोगों को ही इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। एक जगह टारगेट करो। अगर देखिए जो वीडियो बीपीडीओ वाले की तैयारी कर रहे हैं ना, वो वीडियो बीपीडीओ की तरफ ही रहो भाई। इस तरफ आने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए अगर आप दोनों जगह अगर आप सामंजस्य बोलते हैं ना, बिठा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप दोनों जगह जो है बैलेंस करके चल सकते हो तभी इस चीज़ में आइए, अदरवाइज़ फिर ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फोकस करो जो पहले से वीडियो बीपीडीओ वगैरह की तैयारी करते आ रहे हैं, क्योंकि साइंस बहुत अपने आप में बहुत वास्ट है, इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो मैं कभी मना नहीं करूँगा। आप लोग अगर समय दे सकते हैं तो 7 घंटे एक को दीजिए, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे आपको यहाँ पे साइंस को भी देना पड़ेगा, तभी जो है आप लोगों को इसमें सिलेक्शन मिल सकता है या फिर आप लोग इसमें टच में रह सकते हैं। क्लियर? लेकिन सबसे अच्छा सुनहरा मौका उन सभी लोगों के लिए है भाई जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और जिन्होंने शायद कभी जीएस वगैरह को कभी टारगेट नहीं किया है, या फिर जो फ्रेश 12th वाले हैं जिन्होंने जब भी जस्ट 12th पास किए, 18 साल पूरे हो चुके हैं, उन लोगों के पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। लेकिन अगेन जिन लोगों के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है वो लोग डिमोटिवेट मत होना। आप लोगों के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, वन दरोगा वाले तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। आप लोगों के पास ऑलरेडी जो है एक टाइम का जो ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है। आप लोग जानते हैं कि पेपर कैसे आता है, कहाँ से आता है। ये एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। तो ऐसे ज़िंदगी में कभी ये मत सोचिएगा कि यार मेरा पेपर ख़राब हुआ है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जितनी बार आप सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, और यही एक्सपीरियंस आपको कभी छोटे नहीं बड़े पेपर में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक, बाकी रही बात ये कि पढ़ना आपको ज़िंदगी भर पड़ेगा। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है या फिर आपको किसी बड़ी पोस्ट में जाना है, अगर आपको हर रोज़ बढ़ते रहना है, उस बढ़ते रहने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आज नौकरी लगे या ना लगे, लगेगी आगे बढ़ने के लिए तब भी पढ़ना है, नहीं लगी तब भी पढ़ना है। तो ओवरऑल क्या निकल के सामने आया? निकल के सामने ये आया भाई कि पढ़ना है। तो इसलिए क्यों लेट करनी है, पढ़िए। हम लोग आपके साथ हैं, जितना मेरे से बन पड़ेगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसा है कि जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। तो इस वीडियो में उतना ही। होप्स हो कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।